फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 8 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैंने इससे पहले भी एक बार रिकॉर्ड की थी, एक बार एनालिसिस आज का रिकॉर्ड किया था, बट दैट वीडियो गॉट करप्टेड, सो आई एम मेकिंग दिस एनालिसिस अगेन. If I am taking an extra step for you people, so you should do that too and reciprocate my effort. So please like, share and subscribe the channel and do comment. तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, टेरर टारगेट्स मिनॉरिटीज़ इन वैली, प्रिंसिपल टीचर किल्ड इन स्कूल. तो यहाँ पर कश्मीर वैली में देखा गया है कि अब टारगेटेड मिनॉरिटी किलिंग्स होती थी, तो ये शिफ्ट किस तरीके से, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. कल के इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था कि मक्खन लाल भिंडरू जो कि वहाँ पर फार्मेसी चलाते थे, उनको ऐसे शॉट कर दिया गया. फिर यहाँ पर एक स्कूल की प्रिंसिपल को शॉट कर दिया गया जो कि सिख थी. तो यहाँ पर मिनॉरिटी किलिंग्स की टारगेटिंग हो रही है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो द शिफ्ट ऑफ रडार स्मॉल आर्म सिविलियन टारगेट्स. अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सिविलियंस को क्यों टारगेट किया जाने लग रहा है यहाँ पर कश्मीर में. तो इन व्हाट इज बीइंग सीन बाय सिक्योरिटी एजेंसीज एज अ शिफ्ट इन देयर स्ट्रैटेजी. अब सिक्योरिटी एजेंसीज का ये कहना है यहाँ पर हमें मिलिटेंट्स की जो स्ट्रैटेजी उसमें शिफ्ट देखने को मिला है. टारगेटेड सिविलियंस एंड मोर रिसेंटली मेंबर्स ऑफ द मिनॉरिटी कम्युनिटी. तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं. जम्मू कश्मीर में जो मिनॉरिटी कम्युनिटी उसको टारगेट कर रहे हैं. तो अभी तक जो भी सिविलियन किलिंग्स हैं वो एक न्यूली रिक्रूटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट. वो ही सारे किलिंग्स की वो ले रही है कि हमने ही किया है. तो ऑफ द 28 civilians killed until October 7 this year, 7 were non-Muslims including 2 Hindu local outsiders and 5 local Hindus. अब पुलिस ऑफिसर्स ने ये बोला जो टेररिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं. वो इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं क्योंकि जो कश्मीर में है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा मेंटेन है, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं. तो वो फ्रस्ट्रेशन अब सिविलियंस पर निकाले और उनको ऐसे वो टारगेट कर रहे हैं, उनको दिन दहाड़े ऐसे गोली मार दे रहे हैं. तो अनलाइक फुल टाइम मिलिटेंट्स हु गो मिसिंग फ्रॉम द विलेजेस. अब यहाँ पर एक और दिक्कत है इन मिलिटेंट्स की. ये मिलिटेंट्स न्यूली रिक्रूटेड है, इनके बारे में कोई डेटा है नहीं. इससे पहले जो मिलिटेंट्स कश्मीर में बनते थे उनका पूरा फैमिली को पता होता था, हाँ ये आदमी मिलिटेंट बन गया है. उसके अलावा वो खुद का एडवर्टीजमेंट करता रहता था, गो मिसिंग फ्रॉम द विलेजेस और एडवर्टीज देमसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया एंड दस एंड अप फिगरिंग ऑन मिलिटेंट लिस्ट. तो उनका नाम आ जाता था, ठीक है ये मिलिटेंट है, इसको हमें टारगेट करना है, इसको हमें ढूंढना है. तो ये पता होता था सिक्योरिटी एजेंसीज को. लेकिन ये जो नए मिलिटेंट्स इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो इनको ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. तो दीज पार्ट टाइमर्स आर लार्जली अंडर द रडार एंड दस डिफिकल्ट टू ट्रैक. तो इनको ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. तो ये सारी किलिंग्स की जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट ने. तो इनके बैनर में ही सारा काम हो रहा था. अब टेररिस्ट ऑल आउटफिट्स स्पेशली द लीडरशिप टेररिस्ट हैंडलर्स हैव स्टार्टेड टारगेटिंग अनआर्म्ड पुलिसमैन. अब इन्होंने अनआर्म्ड पुलिसमैन पॉलिटिशियंस इनको टारगेट करना शुरू कर दिया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा मेंटेन है, जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं. तो अपनी फ्रस्ट्रेशन ये सिविलियंस पर निकाल रहे हैं. तो ये एक तरीके का अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमें जम्मू कश्मीर में कि वैली में कैसे मिनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है. अब ये जो सेकंड न्यूज़ है कि केरला में, आपको पता है केरला में काफ़ी बच्चों के 100% मार्क्स आए. और डीयू में एग्जाम्स में भी, जो डीयू में सिलेक्शन होता है बच्चों का एडमिशन्स के लिए, उसमें भी केरला के काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए. तो केरला का ये कहना है कि हमने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया था ताकि बच्चों का हेल्प मिले. अब इन्होंने अपने एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज किया था, तो इन्होंने कुछ फोकस एरियाज डिसाइड किए थे और सिर्फ उस पर ही क्वेश्चन पेपर बनाया था. और दूसरी बात ये, इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल कर दिए थे ताकि बच्चों के पास ज़्यादा चॉइसेस रहे. आगे चलते हैं. तो इंडियन एयरफोर्स, तो 1932 में इंडियन एयरफोर्स बनी थी. आज उसका 89th एनिवर्सरी है. इंडियन एयरफोर्स का मोटो है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी. इंडियन एयरफोर्स में भी काफ़ी जेंडर डाइवर्सिटी है क्योंकि परमानेंट कमीशन भी इंडियन एयरफोर्स में भी लागू होता है. तो फ्रॉम द फर्स्ट फीमेल एयर मार्शल इन द इंडियन एयरफोर्स पद्म बंदोपाध्याय टू द फर्स्ट 3 women फाइटर पायलट्स इन ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू women ऑफिसर्स. तो हमें ये पता चल रहा है इंडियन एयरफोर्स में भी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है. इंडियन एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन हो चुका है. लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन हुआ उसमें हमने सारी चीज़ें मोस्टली इंपोर्ट की हैं. तो यहाँ पर अब हमें क्या करना, आत्मनिर्भर बनना है, मेक इन इंडिया करना है इंडियन एयरफोर्स के लिए भी. फॉर एग्जांपल रिसेंट जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जैसे कि हमने डसॉल्ट एविएशन है, जो फ्रांस के रफेल आए वो है, हमारे यहाँ अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर्स आए. तो हमने मॉडर्नाइजेशन किया है, लेकिन हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंट मॉडर्नाइजेशन है. तो अब हमें डोमेस्टिक लेड मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है. तो इसके लिए हमने एक स्टेप ले लिया है. द मोस्ट रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 56 ट्रांसपोर्ट C295 एयरक्राफ्ट अवॉर्डेड टू अ टाटा एयरबस डुओ. तो टाटा एयरबस के डुओ को ये जो 56 ट्रांसपोर्ट C295 हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट बनाना है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, मेक इन इंडिया हो रहा है. तो हमें इसको ही बढ़ावा देना है, मेक इन इंडिया को. आगे हम चलते हैं. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में विमेन को अलाउ कर दिया. फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में भी विमेन को अलाउ कर दिया और विमेन इस साल से ही एग्जाम दे सकती हैं. आर्मी ट्रेनिंग कमांड का ये कहना था कि विमेन 2023 से एग्जाम दे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम सब कुछ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब रेडी कर लेंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए एग्री नहीं हुई और इस साल से ही विमेन यहाँ पर एग्जाम दे सकती हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का. अब एनजीटी की सुओ मोटो पावर होती है, मतलब ये किसी भी मैटर का सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है. ज़रूरी नहीं है कि कोई यहाँ पर पिटीशन लेकर आए ही. तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के
सुओमोटो कॉग्निजेंस को अपहेल किया और उन्होंने बोला कि जो एनजीटी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस को देखती है तो वो सिर्फ म्यूट स्पेक्टेटर बन के नहीं रह सकती, कि अगर इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कुछ हो रहा है लेकिन पटिशन नहीं आई हो तो उस पर यहाँ पर एनजीटी कुछ करे ही ना, इसलिए एनजीटी के पास सुओमोटो कॉग्निजेंस होना बहुत ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी की इस सुओमोटो कॉग्निजेंस को अपहेल किया है। जो एनजीटी है वो अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बनी है। इंडिया तीसरा कंट्री जहाँ पर एनजीटी जैसा कुछ है। पेंडोरा पेपर्स आपको पता है पेंडोरा पेपर्स क्या होते हैं। बाकी 2 कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। आगे हम चलते हैं इविक्शन एंड डेवलपमेंट। अब ये आर्टिकल असम पे कि असम में जो इविक्शन चल रहा है, जैसे कि दरांग में इविक्शन चल रहा है, सिपराजहार में इविक्शन चल रहा है, तो क्या है और इसका कितना कमर्शलाइजेशन हो रहा है। तो इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड डिजिग्नेटेड एज गवर्नमेंट लैंड्स रिजर्व फॉरेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स। तो गवर्नमेंट लैंड्स रिजर्व फॉरेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स में कोई भी अगर आकर बस जाता है तो उसको ये बोलते हैं कि यहाँ पर लैंड इंक्रोच हो गया है। और हमेशा से ये असम में चला है कि लैंड इंक्रोचमेंट होता रहा है और गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट ड्राइव करती रही है। तो यहाँ पर जो लोगों को लगता है जो असम में लैंड इंक्रोच हुआ है वो इमिग्रेंट्स ने आके किया है, बांग्लादेश से लोग आए थे, तो ऐसा नहीं है, वो वहाँ के ही लोग हैं। क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा रिवर बैंक इरोजन होता है। रिवर बैंक इरोजन होता है तो लोगों को क्या करना पड़ता है, लोगों को रीलोकेट होना पड़ता है। जब लोगों को रीलोकेट होना पड़ता है तो वो रेफ्यूज कहाँ पर देखते हैं, यहीं गवर्नमेंट लैंड्स पे। तो ये लोग गवर्नमेंट लैंड्स में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लैंड इंक्रोच हो जाता है। तो रिवर बैंक इरोजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर असम में रिवर बैंक इरोजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो अपने आप ही यहाँ पर ये जो इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो फॉर मोर देन ए सेंचुरी अब ये ब्रिटिश की पॉलिसीज़ की वजह से भी हमें असम में ज़्यादा इंक्रोचमेंट दिखता है लैंड का, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि असम में आकर लोग रहें, तो उसकी वजह से उन्होंने इमिग्रेशन को एनकरेज किया था। तो पीजेंट्स आए वहाँ पर असम में रहने लग गए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स है वो डिमार्केट नहीं कर पाए कि कौन से एरिया में हमें लोगों को नहीं आने देना है। बट द कॉलोनियल स्टेट फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिफेंड द नो ऑक्यूपेशन एरियाज। तो वो नो ऑक्यूपेशन एरियाज को डिफेंड नहीं कर पाए और लोग वहाँ पर आके भी बसने लग गए। इन रिसेंट डेकेड्स इंटरनल फैक्टर्स, तो ये ब्रिटिश के टाइम में था कि इमिग्रेशन हुआ था, लेकिन रिसेंट डेकेड्स में इंटरनल फैक्टर्स की वजह से ही यहाँ पर जो है रीलोकेशन हो रहा है, जैसे कि रिवर बैंक इरोजन की वजह से। इसके अलावा ये इमिग्रेशन की वजह से नहीं, यहाँ पर रिवर बैंक इरोजन की वजह से आज अगर कोई रीलोकेशन हो रहा है तो वो सिर्फ रिवर बैंक इरोजन की वजह से ही हो रहा है। तो इविक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इशू बन चुके हैं। जैसे कि असम मूवमेंट हुआ था, उसके बाद जब असम अकॉर्ड साइन हुआ था तो असम अकॉर्ड में एक ये भी प्रोविजन था कि जो भी लैंड इंक्रोच्ड है, इलीगली इंक्रोच्ड है, वहाँ से लोगों को हटाया जाएगा। तो जब गवर्नमेंट ने हटाने की शुरुआत की तब गवर्नमेंट को पता चला ये एक्चुअली अनऑथोराइज इंक्रोचर्स जो हैं ये ट्राइबल्स ही हैं। तो गवर्नमेंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस क्लॉज, इट क्विकली लर्नड दैट द अनऑथोराइज इंक्रोचर्स आर अ मोटली ग्रुप ऑफ पीपल दैट इंक्लूडेड मैनी बोडोज एंड अदर ट्राइबल्स एज वेल। उसके बाद फिर बोडो लैंड की डिमांड होने लगी, क्योंकि जब उनको पता चला उनको ही उनके लैंड से हटाया जा रहा है तो एक स्लोगन आ गया कि असम को 50-50 डिवाइड करो, 50 जो जाएगा वो बोडो लैंड के लिए जाएगा। लेकिन अब तो फाइनली बोडो लैंड एग्रीमेंट हो चुका है, आपने पढ़ा भी होगा बोडो एग्रीमेंट क्या है। तो असम हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस देन। जो करंट स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अभी इविक्शन करा रही है, लेकिन जो करंट स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इविक्शन करा रही है वो काफ़ी, उसका जो इविक्शन है वो बायस्ड है। इन हर बजट स्पीच टू द स्टेट असेंबली इन जुलाई, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है तो देयर रिलीजियस एंड एथनिक एफिलिएशंस अपीयर टू फीचर इन द डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस बार जो गवर्नमेंट आई है और जब वो इविक्शन करा रही है, लैंड इंक्रोचमेंट जो है वो खाली करा रही है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कैसे रिलीजियस और एथनिक एफिलिएशन प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि हम ये लैंड से लोगों को हटा देंगे इन लैंड से, और यहाँ पर इंडिजिनस ट्राइबल लोगों को लैंड देंगे, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर करेंगे और यहाँ पे गिरगांव को इंट्रोड्यूस कर देंगे, यहाँ पर एफोरेस्टेशन करेंगे। तो मतलब बेसिकली वो डेवलपमेंट करने वाले हैं जो भी इंक्रोच लैंड है वहाँ से लोगों को हटा के। और इंक्रोच लैंड में जो ज़्यादातर लोग रहते हैं वो मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो इमिग्रेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने के लिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे कास्ट एन्यूमरेशन। तो ऑथर ने बोला कास्ट एन्यूमरेशन की जो डिमांड कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज, तो कास्ट एन्यूमरेशन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब कास्ट एन्यूमरेशन जब से मंडल कमीशन के कहने पर, यहाँ पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर 1992 में रिजर्वेशन कोटा दिया गया था ओबीसी को, तब से ही ये डिमांड आती है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। अब SC/ST का तो होता है कास्ट एन्यूमरेशन, लेकिन ओबीसी का नहीं होता। SC/ST का होना इसलिए ज़रूरी क्योंकि जो सेक्शन 330 और 332 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बोला गया जो SC/ST को रिजर्वेशन मिलेगा वो उनके पॉपुलेशन के बेसिस पर मिलेगा। तो पॉपुलेशन का तो कुछ पता होना चाहिए ना कि पॉपुलेशन कितनी है, तभी तो रिजर्वेशन दे पाएंगे। लेकिन ओबीसी के लिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है, इसलिए ओबीसी का यहाँ पर कास्ट सेंसस करना ज़रूरी नहीं है। अब ऑथर ने दूसरी प्रॉब्लम ये बताई कास्ट सेंसस में, ये प्रॉब्लम क्योंकि लोगों को अपने जो उनके लोग बहुत मिसक्लासिफिकेशन करते हैं, लोग अपनी गोत्र कास्ट सबको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। अब इसका हमें ऐसे एग्जाम्पल मिलता है जब 1931 में ब्रिटिशर्स ने कास्ट सेंसस किया तो तब लगभग 4147 कास्ट थी, लेकिन जब जो गवर्नमेंट के पास अभी डेटा है तो उसमें लगभग 46 लाख कास्ट नेम्स है। तो इतने सारे कास्ट नेम्स हैं, तो इनके बेसिस पर तो आप वैसे भी किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं दे सकते, कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सारी कास्ट नेम्स हैं। तो मोरओवर 99% जो उसमें कास्ट हैं उसमें लगभग 100 से कम लोग होंगे। तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में सिर्फ 100 ही लोग होंगे, तो आप क्या रिजर्वेशन दोगे अगर 99% कास्ट में सिर्फ 100 ही लोग हैं।
SECC के 2011 का डेटा कलेक्ट किया गया, लेकिन उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से वो डेटा आज तक पब्लिश भी नहीं किया गया। आगे हम चलते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ने रिप्लाई में एफिडेविट में ये बोला कि हम कास्ट सेंसस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सेंसस की तैयारी होती है वो 3-4 साल पहले से शुरू हो जाती है, और हमने ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया, और अब तो इंक्लूड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ इस बार जो हो रहा है वो डिजिटल हो रहा है। तो डिजिटल कास्ट सेंसस हो रहा है, तो डिजिटल सेंसस हो रहा है, जिसकी वजह से अब कास्ट एन्यूमरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ पर ऑथर ने एक बात ये बोली है कि यहाँ पर अगर कास्ट सेंसस की बात है तो यहाँ पर स्टेट्स अपना कास्ट सेंसस कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें किसी की परमिशन लेने की भी जरूरत भी नहीं है, ना ही सेंटर ना ही कोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑथर ने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर्नाटका में कास्ट सेंसस किया था, वैसे तेलंगाना गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस किया, केरला गवर्नमेंट भी कास्ट सेंसस करने की बात करी। तो यहाँ पर कास्ट सेंसस स्टेट्स अपना कर सकती हैं, यहाँ पर सेंटर नहीं कर सकता, क्योंकि अब 3-4 साल पहले से सर्वे की पूरी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, तो अब वापस से एक क्वेश्चन ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिजिटल कास्ट सेंसस होगा तो पूरा कोडिफिकेशन सब कुछ अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेट्स अपना कास्ट सेंसस कर लें। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है सेंटर से कि आपने ये जो EWS के क्राइटेरिया के लिए जो 8 लाख इनकम क्राइटेरिया डिसाइड किया है, तो ये कौन से डेटा से आप 8 लाख पर पहुंचे हो। तो यहाँ पर सेंटर का ये कहना है कि 8 लाख क्रीमी लेयर के लिए भी था, तो 8 लाख इनके लिए भी है। तो ऑथर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ये जो 8 लाख क्रीमी लेयर के लिए था, आप उस बेसिस पे कि आपने मैकेनिकली लिफ्ट कर लिया, वही ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो OBC हैं वो सोशली बैकवर्ड कास्ट हैं, लेकिन जो EWS वाले हैं तो सोशल बैकवर्ड कास्ट नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे आस्क्ड द सेंटर टू एक्सप्लेन द मैटर। तो यहाँ पर सेंटर से पूछा कि आपने कौन से मेथड से आप 8 लाख एनुअल इनकम पे अराइव हो गए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा देने के लिए। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि 8 लाख रुपए, सेंटर का ये कहना था कि 8 लाख रुपए क्रीमी लेयर अमंग OBCs के लिए था, तो हमने यहाँ पर भी रख दिया। तो कोर्ट सेड द इनकम क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग क्रीमी लेयर कांट बी अप्लाई। तो क्रीमी लेयर के लिए जो आपने इनकम क्राइटेरिया डिसाइड किया था वो आप EWS में नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि जो OBC वाले लोग हैं उनमें सोशल बैकवर्डनेस एक फैक्टर है, लेकिन EWS में नहीं है। तो अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम है इनिशिएटिव्स बाय द स्कूल एजुकेशन सेक्टर इन 2020-21, जिसमें ये पता चला कि डिजिटल डिवाइड कितना ज़्यादा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है टू द डिजिटल डिवाइसेस। अब सबसे ज़्यादा स्टेट में जहाँ पर डिजिटल एक्सेस की प्रॉब्लम है वो है मध्य प्रदेश, 70% बच्चों के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है। फिर बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात। आप ये कुछ डेटा कभी नोट कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम में कोट कर सकें अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर मलेरिया की वैक्सीन, तो WHO ने मलेरिया की वैक्सीन के लिए अप्रूवल, वाइड स्प्रेड यूज़ के लिए अप्रूवल दे दी है। अब इसे किसने बनाया, तो इसे बनाया ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने। वैक्सीन का नाम है RTS-AS01 और लगभग 8 लाख बच्चों को दी जा चुकी है। जो मलेरिया काफ़ी डेडलीस्ट डिजीज़ है और सबसे ज़्यादा एंडेमिक अफ्रीका में है। अब ये जो बनाई गई वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन का मतलब ये होता है कि उसमें DNA सोर्स एक से ज़्यादा जगह से लिया गया है। अब एक पर्टिकुलर प्रोटीन को टारगेट कर दिया, उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो सर्कम स्पोरोजाइट इन प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम मैंने आपको बताया था कि मलेरिया पैरासाइट है जिसकी वजह से ज़्यादातर मलेरिया के सीवियर केसेस होते हैं। तो इसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन सर्कम स्पोरोजाइट को टारगेट करता है, लेकिन इसकी एफिकेसी फिर भी बहुत कम है, सिर्फ 30% की एफिकेसी है। अब मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन बनाना डिफिकल्ट क्यों होता है, वो इसीलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि जो मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट की लाइफ साइकिल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। सबसे पहले ये क्या करता है, ये कभी कभी ह्यूमन सेल्स में खुद को हाइड कर लेता है। जब ह्यूमन सेल्स में खुद को हाइड कर लेता है तो इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता है। अगर इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता है तो बहुत दिक्कत होती है। अब नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, तो मैं आपको डेली नोबेल प्राइज़ बताती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए किसको मिला है और किस फील्ड में मिला है। तो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर तो अब्दुल रज़ाक गुनराह को मिला है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म के ऊपर लिखा है, तो उस पर इनको मिला है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। अभी नोबेल प्राइज़ के ऊपर एक एलिगेशन ये लगे थे, ये जो प्राइज़ है ये विमेन के अगेंस्ट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो अहेड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ दिस ईयर्स नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर अवार्ड, द प्रेस्टिजियस अवार्ड वाज कॉल्ड आउट फॉर इट्स लैक ऑफ इंक्लूसिविटी एंड रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन राइटर्स, कि ये वुमेन राइटर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, राइटर्स ऑफ कलर को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब ये 5वें अफ्रीकन है जिनको यहाँ पर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। तो ऑन थर्सडे अब्दुल रज़ाक गुरना 72 हु वाज बोर्न इन ज़ंज़ीबार एंड नाउ लिव्स इन द UK बिकेम द 5th अफ्रीकन राइटर टू विन द लिटरेचर प्राइज। अब इनके कुछ किताबों के नाम है वो भी आप देख लेना, कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो मेमोरी ऑफ डिपार्चर, पैराडाइज बाय द सी, ग्रेवल हार्ट एंड आफ्टर लाइफ्स। तो इन्होंने लिखा है कॉलोनियलिज्म के ऊपर कि इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब यहाँ पर जी और बाइडेन की मीटिंग हो सकती है, तो अभी इनके बीच में बहुत सारे इशू हैं चाइना और US के बीच में। फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी का इशू है, ऑकस पैक्ट साइन के लिए, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर चाइना थोड़ा नाराज़ है। फिर ताइवान में ये लोग इंकर्जन कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट इंकर्जन कर रहे हैं, तो एक ये वाली प्रॉब्लम है। हांगकॉन्ग की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपको पता है UNDP निकालता है, तो UNDP एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने ये पाया कि इंडिया में अगर 6 लोग मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं तो उसमें से 5 जो हैं वो हैं
फ्रॉम द लोअर कास्ट और ट्राइब। तो जो लोग ये कहते हैं कि लोअर कास्ट और ट्राइब से पॉवर्टी का कोई लेना देना नहीं है, तो लोअर कास्ट और ट्राइब से पॉवर्टी का बहुत ज़्यादा लेना देना है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐसी कास्ट से आते हो तो आप डिप्राइव्ड होते हो, इसकी वजह से आप पुअर रह जाते हो, तो ऐसा होता है। इन इंडिया 5 आउट ऑफ 6 मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल आर फ्रॉम लोअर कास्ट और ट्राइब। जो शेड्यूल ट्राइब ग्रुप है 9.4% पॉपुलेशन, लेकिन अगर उनको पुअरेस्ट में देखो तो लगभग 129 मिलियन पीपल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं, उसमें से 65 मिलियन जो लोग हैं वो ST हैं। आगे आगे हम चलते हैं। CERC सेबी का रेजोल्यूशन हो गया। अब CERC सेबी के रेजोल्यूशन में ये डिसाइड हुआ है कि जो सेबी है वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को रेगुलेट करेगी, और जो CERC है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो फिजिकल डिलीवरी बेस्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को देखेगी। इसके अलावा जो NTSD है, नॉन ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी, तो नॉन ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी को यहाँ पर CERC देखेगा, और अदर देन नॉन ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी को यहाँ पर सेबी देखेगा। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म पावर डेरिवेटिव्स भी अब अलाउ कर दिए गए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि सेबी CERC का यहाँ पर डोमेन जो है डिमार्केट कर दिया गया है। जो CERC है वो फिजिकल डिलीवरी बेस्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स देखेगा, और जो सेबी है वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को देखेगा। इसके अलावा NTSD को यहाँ पर देखेगा CERC, और अदर देन NTSD को यहाँ पर देखेगा सेबी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म पावर डेरिवेटिव्स भी अलाउ कर दिए गए हैं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।